स्क्रीन दिख रही है तमाम लोगों को? अगर स्क्रीन शेयर हो रही हो तो मुझे बता दें, स्क्रीन शेयर हो रही है। दिख रही है, हो रही है जी ठीक है, तो सही है साहब। आप थोड़ा ख्याल रखेंगे, कोई बात हो, कोई आवाज नहीं आ रही हो तो हमें इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि कोई और पर्सन नहीं है जो इसमें कोई हेल्प कर रहा हो या कोई कंडक्शन में किसी और को हमने लगाया हो। ठीक है सर। इसलिए ये जरूरत पड़े बीच बीच में आवाज नहीं आ रही है, कोई और इश्यू हो तो आप हमें बता देंगे। ओके सर। जी ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रोग्राम। हाजिक लेक्चर सीरीज का जो दूसरा एपिसोड है, जिसमें हम लेक्चर हिकमत, यूनानी हिकमत के नाम से जो लेक्चर फर्स्ट है, इसमें सबसे पहला टॉपिक हमने रखा है फंडामेंटल्स ऑफ यूनानी मेडिसिन। देखिए, किसी भी फन को समझने के लिए जब हम उसकी की तरफ तवज्जो करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहली चीज होती है हम उसके फंडामेंटल्स को समझें। फंडामेंटल्स जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक हम आगे आने वाले जितने भी मराहिल हैं हम की तरह से नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमने कोशिश की है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया जाए, ताकि बिल्कुल शुरुआत से हमारा जहन बनता चला जाए। हालांकि ये तमाम चीजें हम BOMS की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और ये जितनी भी चीजें हम अभी यहाँ बात करेंगे वो रिवाइज ही होगा, लेकिन उसको हम किस तरह से इंटरलिंक करें शायद हमें उस दौर में ना बताया गया हो, या अगर पढ़ा होगा तो जहन में ना हो। इसलिए हम शुरुआत इसी से करते हैं कि जो भी फंडामेंटल्स हैं शुरुआत से हम उसकी बात करते चले जाएं, ताकि हम आगे आने वाली जितनी भी स्लाइड्स हैं या जितने भी लेक्चर्स हैं वो बहुत आसानी से हम वहां तक पहुंच सकें। तो इसमें हम सबसे पहली चीज बदन इंसानी कैसे बना, उन चीजों के बारे में जिस्म बात कर रहे हैं, और तिब का भी जिस्म ही है। इस जिस्म को हम कैसे दें, आइए इस स्लाइड से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अरकान, जितने भी अरकान हैं हमारे जिस्म पाए जाते हैं, अरकान को अगर हम सामने रखें तो उन अरकान से हमारे समझ में ये आएगा कि किस तरह से अरकान जिस्म का हिस्सा बनते हैं। एक साइड में आपको अरकान लिखे मिल रहे होंगे, आग, पानी, मिट्टी, हवा। ये तमाम अरकान पूरी दुनिया में हर जगह मौजूद हैं, और इन्हीं से मिलकर बदन इंसानी बनता है। ये चीज हमें मालूम है। अब हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि अरकान 4 हैं या अरकान 3 है या अरकान रुकन 1 है या अरकान कसीरा है। अनासिर कसीरा के बहुत सारे नजरियात हमने किताबों में पढ़े हैं। उन तमाम चीजों पर जितने भी हमारे फलासफा थे, जितने भी हुक्मा थे, उन तमाम लोगों ने इस पर बहुत अच्छे से बहस करके हर चीज उन्होंने उसका जवाब दिया। और आखिर में जब अतिब्बा ने इस पर फैसला कर दिया कि आग, पानी, मिट्टी, हवा, या आग, हवा, पानी, मिट्टी, हम इसको एक रेशो में रखें, ये एक सीरीज में रखें। सबसे ऊपर आग होती है, उसके बाद हवा, उसके बाद में हम पानी को रखें, फिर मिट्टी को रखें। इसमें इसलिए बताया गया है कि हमें हवा जो ताल्लुक है वो अरवाह से जोड़ना था, इसलिए हमने हवा को नीचे रखा है। इसकी तरतीब भी इसी तरह से याद रखी जाए तो सबसे ऊपर आग होगी, उसके बाद हवा होगी, फिर पानी है, उसके बाद में मिट्टी है। इस तरतीब से उसको जहन में रखें। तो बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि जिस तरह से ये अरकान 4 हैं, इन तमाम अरकान से मिलकर ही हर चीज बनती है। दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी बदन, कोई भी हैवान नातिक हो, कोई भी हो, वो तमाम चीजें इन 4 चीजों से मिलकर ही बनती हो। जिसम में कोई भी चीज मौजूद हो या दुनिया में जो भी चीजें मौजूद हैं, इन तमाम का जितना भी जिक्र है वो इसमें हो चुका है। अब बताना है आपको यहाँ पर ये है कि आग, हवा, पानी, मिट्टी, ये जो 4 रुकन है, को इसकी जरूरत क्यों आई। एक छोटी सी मिसाल आपने किताबों में भी पढ़ी होगी कि किसी भी चीज को बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए हम वो बनाते हैं, कोई मिट्टी का कोई बर्तन है, उस मिट्टी के बर्तन को ही अगर हम बनाते हैं तो उसमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। कैसे? अगर आपको उसको कुछ बनाना है तो सबसे पहले आपको मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, जिस चीज से आप उसको बनाए, कोई हार्ड मैटर चाहिए। जब उससे आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो उसको गीला करने की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि आप उससे कुछ चीज को बना सकें। तो उसमें पानी डाला जाएगा,
उसके बाद में आप उसको एक शेप देंगे, तो शेप देने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से कोई मटका आपने बनाया, अंदर अगर खाली जगह है, अगर वहाँ हवा नहीं होगी तो आप उसको वो शेप नहीं दे सकते, इसलिए वो शेप वहां पर मौजूद होनी चाहिए। तीसरी लास्ट वाली चीज होती है, जब वो चीज बन गई, अच्छी लगी, उस तरह से पकाने के लिए, इस्तेमाल में लाने के लिए आग में उसको पकाया जाता है, ताकि वो चीज पक कर सामने आ जाए। तो ये एक चीज हुई कि किस तरह से आप कोई भी चीज बनाते हैं, कोई भी चीज अगर फंक्शनल होती है तो इन तमाम चीजों का वहां पर होना जरूरी है। वहां पर सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल मिट्टी होगा, उसको शेप देने के लिए पानी और हवा की जरूरत पड़ेगी, और उसको फंक्शन करने के लिए, देखिए जिस्म में कहीं पर भी अगर कोई भी ऑर्गन जिस्म का काम कर रहा है, या हमारा जिस्म कुछ भी काम कर रहा है, तो वहाँ बिना एनर्जी के, बिना आग के, बिना एनर्जी के कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई भी फेल अंजाम नहीं पा सकता। इसलिए इन तमाम चीजों का यहाँ पर होना जरूरी है। तो इस पर अतिब्बा का इत्तेफाक हुआ, बहुत सारे जितने भी नजरियात थे वो सब पीछे रह गए, और ये अनासिर अरबा वाला नजरिया आगे आया। तो इसको यहाँ पर जहन में रखना जरूरी है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसी से अगला सेशन जब आप देखेंगे जहाँ अरकान लिखा है, अगर मेरा कर्सर आपको दिख रहा हो, तो ये अरकान जहां लिखा है, अरकान जितने भी अरकान हमारे पास मौजूद हैं, इसमें दो चीजें होती हैं। जिस्म हमारा जो बना है इन अरकान से, उसमें दो चीजें खास हैं। नंबर 1 उसकी कैफियत होती है, और नंबर 2 उसकी कमियत होती है। ये इसकी कमियत है, मतलब कितनी मिकदार है उसकी। दूसरी चीज उसकी कैफियत होती है, किस कैफियत का वो बना हुआ है, उसकी कैफियत क्या है, कैफियत कौन सी है, वो हम स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन इतना तो हम जानते ही हैं कि जो कैफियत होती है वो 4 होती हैं। कैफियत मुनफाइला, कैफियत फाइला, इसमें गर्म और सर्द, खुश्क और तर, ये 4 कैफियत होती हैं। तो जितने भी अरकान यहाँ पर मिले हैं, उन तमाम अरकान से मिलकर उनकी कमियत, मतलब उनकी मिकदार कितनी है और उसकी कैफियत कैसी है। तो जब भी अरकान आपस में मिलते हैं, इन तमाम अरकान के आपस में मिलने से पैदा होती है एक चीज, तीसरी चीज पैदा होती है जिसको हम मिजाज कहते हैं। आपने अगर उसका उमूर तबैया में अगर मिजाज की तारीफ पढ़ी होगी, तो वो यही छोटी सी तारीफ है कि इन तमाम अरकान, ये अरकान अरबा हैं, इनके आपस में मिलने, या अनासिर, हम इनका नाम, जितने भी बड़े अनासिर हैं, उन तमाम अनासिर को हम इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी हमारे पीरियोडिकल टेबल के हों, चाहे वो अनासिर जितने भी अभी तक ईजाद हो चुके हैं, उन तमाम अनासिर को हम इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके रख सकते हैं। तो अनासिर के आपस में मिलने और उसमें फेलो एंड फ़्याल, मतलब एक्शन और रिएक्शन के नतीजे में जो तीसरी और नई कैफियत पैदा हो रही है, उसको हम मिजाज कहते हैं। ये मैं यहाँ पर आपको अरकान, मिजाज, अखलाक, आज़ा, इन तमाम का एक कोरिलेशन, एक सिस्टम बताना चाह रहा हूँ, कि ताकि हमारे ये पूरा एक कंसेप्ट दिमाग में आ जाए कि हाँ, इन अरकान से किस तरह से जिस्म के अंदर अखलाक बने, और किस तरह से मिजाज बना, और किस तरह से एंड में जाके अफ़ाल सादिर हो गए। तो अरकान में कैफियत होगी, दूसरी कमियत होगी। तो अरकान की जो कैफियत है, मान लीजिए आग, पानी, हवा, मिट्टी, ये सारी चीजें एक स्पेसिफिक रेशो के अंदर जितने भी अनासिर यहाँ मौजूद थे, वो सब एक स्पेसिफिक रेशो में इकट्ठा हुए। उसके बाद उनके अंदर फेल एंड फ़्याल पैदा हुआ। तो कैफियत के बाद जो चीज पैदा होगी वो मिजाज पैदा होता है। उसका मिजाज पता लग जाएगा। मान लीजिए आग, पानी, या बहुत सारे छोटे छोटे जर्रात जो भी आपस में मिलते हैं, मान लीजिए आपने चीनी को पानी में घोला, तो उसमें उसके बाद अब उसका जो मिजाज होगा वो चेंज हो जाएगा। चीनी का मिजाज अलग है, पानी का मिजाज अलग है। जब आप दोनों को मिला देते हैं तो उसकी एक नई कैफियत, नया मिजाज पैदा होता है। उसको हम मिजाज के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अरकान अगर आपस में कमियत से जो चीज पैदा होती है, उसको हम अखलाक कहते हैं। ये दोनों चीजें यहाँ बहुत ही समझने वाली है। अरकान जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें 2 चीजें हुई। नंबर 1 उसकी कैफियत, नंबर 2 उसकी कमियत। कमियत जैसे हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज हमने खाना खाया, उस खाने के बाद में उससे जो हजम होने के बाद जो कैल्यूस बना, कैमूस बना, वो लीवर के अंदर पहुंचा और वहां से अखलाक बने, तो ये हुआ उसका अखलाक बनना। उसकी कमियत से वो अखलाक पैदा हो रहे हैं। लेकिन उसकी जो कैफियत हैं, वो गर्म चीज खाई हमने, ठंडी चीज खाई, वो उसका अपना एक मिजाज है। इसी तरह से जिस तरह हम कोई माजून बनाते हैं, माजून में बहुत सारी दवाइयां डाली जाती हैं, उस माजून का एक अपना एक अलग मिजाज होता है। इसी तरह से
चाहे वो खमीरा हो, जितनी भी दवाइयां हो, उनके अंदर भी जितने अज्जा हम आपस में मिलाएंगे, जितनी गर्म दवाइयां ज्यादा मिलाएंगे, उतना ही मिजाज हरारत की तरफ ज्यादा होगा, जितनी उसमें सर्द चीजें होंगी वो सर्द मिजाज की तरफ ज्यादा होगा। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस्म के अंदर भी जो चीज खाई जा रही है, जो ग़िज़ा खाई जा रही है, जाहिर सी बात है ये ग़िज़ा वही है जो इन चारों अरकान से मिलकर हम तक पहुंची है। चाहे वो हैवानात से मिलकर हमारे पास आई हो, चाहे वो जमादात से जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनसे हमारे पास आई हो, लेकिन उनके अंदर यही चार अज्जा होंगे। ये अज्जा जब अरकान की शक्ल में हमारे जिस्म में या ग़िज़ा की शक्ल में हमारे जिस्म में दाखिल, उसके बाद पूरा प्रोसेस है उसका हजम होने वाला, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन का, फिर लिवर में जाके उसका नुज़ होता है। ये तमाम चीजें जब अंदर जाती हैं तो उससे अखलात बनते हैं। तो ये चीज हुई कि किस तरह से अरकान से मिजाज बना, मिजाज के बाद उसकी नीयत से अखलात बन गया। जितने भी अखलात होते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। अखलात को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अगर आपने किताब पढ़ा होगा याद होगा। एक होते हैं अखलात कसीफा, एक होते हैं अखलात लतीफ़ा। अखलात कसीफा मतलब जो कसीफ अज्जा होते हैं, जितने भी हमारे कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, ये तमाम चीजें, प्रोटीन है, जो गलीजा होते हैं, इन तमाम चीजों से आज़ा बन जाते हैं। जबकि अखलाते जो लतीफ़ा होते हैं वो और बाहर से आने वाली हवा, ये दोनों चीजें मिलकर जिस्म में अरवाह का काम करती हैं। तो जिस्म में अरवाह कैसे बनती है? बाहर से आने वाली हवा प्लस अखलात लतीफ़ा, जब दोनों चीजें मिलती हैं तो जिस्म में रूह बनती है। जो अखलात हमें अभी बने थे अखलात कसीफा, वो तमाम मिलकर आज़ा बनाते हैं। और अगर हम ऊपर वाली कैफियत को देखें, जहाँ कैफियत थी, कैफियत से मिजाज बना और मिजाज से कुआ बनते हैं। कुव्वत उसी हिसाब से होती है जिस तरह से जो चीज हम खाते हैं उसमें कैफियत कितनी है, कितनी गर्मी है, कितनी ठंडक है। हरारत ज्यादा होती है तो कुव्वत कवी होती है, हरारत सर्द हो जाती है, सर्द चीजें इस्तेमाल करते हैं तो कुव्वा कमजोर हो जाती है जिस्म के अंदर। ये तमाम चीजें हमें वहां से समझने को, देखने को मिल जाती हैं। अब कुव्वा भी आज़ा के अंदर ही होती हैं और आज़ा के अंदर होते हैं। जब कुवा और अरवा ये तमाम चीजें किसी अज़ू के अंदर मौजूद होती हैं तो अब वो उज़ू काम करना शुरू करता है। अगर आज़ा के अंदर कुव्वत नहीं होगी तो भी अफ़ाल सादिर नहीं हो सकते, अगर उज़ू के अंदर रूह नहीं होगी तो भी अफ़ाल सादिर नहीं हो सकते। इसलिए बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि किसी भी उज़ू के अंदर जब तक रूह नहीं होगी, जब तक हमारे, अगर हम अपने मॉडर्न के वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी या वहां पर एनर्जी नहीं पैदा होगी, तब तक उससे कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद में जब आज़ा के अंदर कुवा भी आ जाती है, उसकी कुव्वत भी होती है, उसके अंदर रूह भी मौजूद है, अब उसके अंदर अफ़ाल सादिर हो जाते हैं। जब जिस्म से रूह निकल जाती है या उसका काम करना, उसकी कुवा कमजोर हो जाती है या काम करना वो बंद कर देते हैं, तो उसका अफ़ाल वहां से निकलने नहीं हो पाते। अब इसको हम बिल्कुल अगर उल्टा कर दें, ये चीज तो मैंने आपको बताई कि किस तरह से जिस्म के अंदर अफ़ाल सादिर हो रहे हैं। अब चूंकि हम इलाज और मुआलजे से जुड़े हुए लोग हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि किस अज़ू में क्या खराबी पैदा हुई है। तो जब हमारे पास मरीज आता है तो हमें आगे ये नहीं बताएगा कि साहब मैं ये ग़िज़ाएं खाता हूँ, इसके खाने से मुझे ये परेशानी हो रही है। होता क्या है कि जब मरीज अपने किसी भी मर्ज को सामने लेकर आता है तो वो कुछ कंप्लेंट्स बताता है। मान लीजिए उसने पेशाब में कोई जलन बताई है, उसने कहा कि मुझे भूख नहीं लग रही है, तो ये इस तरह की कंप्लेंट लेकर वो सामने आ रहा है। तो जब वो इन कंप्लेंट से हमारे सामने मौजूद होगा, इस मतलब तो अफ़ाल सादिर नहीं हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अभी आपको ये अफ़ाल बताए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस मरीज के या इस उज़ू में अफ़ाल सादिर नहीं हो रहे हैं। अब हम इसको बिल्कुल यहाँ से उल्टा लेकर चलें, हम ये समझेंगे कि इसके हाइपर एसिडिटी हो रही है या इसका खाना हजम नहीं हो रहा, ये तुखमा में जा रहा है, सुए मिजाज हार में है या सुए मिजाज बारिद में है। वो तमाम मिजाज के बाद में हम बाद में उसके बारे में बताना। यहाँ पर मकसद ये है कि इस स्लाइड से आपको ये समझाना कि जिस तरह से हम शुरुआत से लेके आखिर तक अफ़ाल तक पहुंच गए, उसी तरह से हम अब अफ़ाल से किसी भी मर्ज की डायग्नोसिस के लिए अब हमें यहाँ से पीछे चलना पड़ेगा। मान लीजिए हाइपर एसिडिटी किसी मरीज की कंप्लेंट हुई, बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा जलन होती है और मैं कुछ भी खाता हूँ तो बहुत ज्यादा जलन हो रही है।
जलन होने का मतलब ये हुआ कि इसके अफ़आल जो नॉर्मल होने चाहिए, जितने सेक्रेशंस नॉर्मल होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे, अब इसकी कंप्लेंट्स यहाँ आना शुरू हो गई। तो अब हम कहाँ जाएंगे, अब उस अज़ू के ऊपर जाएंगे। इस अज़ू के बारे में हम देखेंगे कि इस अज़ू में क्या क्या चीज ऐसी हुई जिससे इसके अफ़आल जो है वो डिस्टर्ब हो गए। तो यहाँ पर हम जब उज़ू पर गौर करेंगे तो यहाँ पता ये लगेगा कि ये सूए मिजाज हार में है, मतलब हरारत यहाँ पर ज्यादा हो गई है। अब ये हरारत या तो कुआ की तरफ ऊपर से आ सकती है, जिसमें वो चीजें हमने गर्म चीजें ज्यादा इस्तेमाल की होंगी तो वो वहां हरारत पैदा करेंगे, या ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल की गई होंगी जो बहुत ज्यादा हरारत या गर्मी पैदा करने वाली हो या दर्जा चहारों वाली हो। कुछ दवाइयां भी ऐसी हो सकती हैं जिसमें इस्तेमाल किया गया हो। तो इस तरह से हम इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि इस अज़ू में जो खराबी हुई है वो किस वजह से हुई, कि जो अखलाक बने हैं वो या तो कमियत की वजह से बहुत ज्यादा हरारत वाले, या सफरा की पैदाइश वहाँ ज्यादा हो गई है इसकी वजह से वहाँ हरारत पैदा हो गई, या जितनी भी ग़िज़ाएं इस्तेमाल की गई वो बहुत ज्यादा हार मिजाज की थी। भले ही वो कमियत में कम हो, भले ही वो मिकदार में कम हो, लेकिन उनकी हरारत बहुत ज्यादा थी। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। आजकल के दौर में हर इंसान की कोशिश ये करता हुआ आता है कि साहब मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, मैं ओमेप्राजोल भी, रेंटेक भी, बहुत सारी दवाइयां इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मेरी जो एसिडिटी है वो कम नहीं हो रही है। छोटी सी मिसाल है जो आए दिन हमारे ओपीडी में हर जगह हर बार इसका सामना करना पड़ता है। और हम लोगों को जो चीज समझाते हैं उससे लगभग सिर्फ समझाने से, बताने से 50 से 60% रिजल्ट आप सिर्फ ग़िज़ाओं में तदाबीर करके ही कर सकते हैं, उसमें दवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर उन तमाम ग़िज़ाओं के खाने से अगर कोई सूए मिजाज हो गया है तो उसको आपको वापस लाने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लेकिन अगर दवाओं का इस्तेमाल की जरूरत ना हो, हम वहां पर अगर पहली डिग्री सेकंड डिग्री का ही कोई सूए मिजाज हुआ है तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ अपने इस ग़िज़ाई तदाबीर से कर सकते हैं। अब जो भी मरीज आया उसने कहा कि बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, हमने उसको सिर्फ दो चीजें कही कि भाई अब आप अपने खाने में लहसुन और प्याज और गरम मसाले कर दिए। अगर गरम मसाले भी कम ना हो तो सबसे अहम पॉइंट होता है, सबसे अहम और आपको भी ध्यान में रखने वाली चीज है, जो भी लोग ऐसे आके कंप्लेंट करें आप उनको पहले बात में बताइए कि खाने के अंदर लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कम कर दें। लहसुन और प्याज जैसे ही कम होता है, क्योंकि लहसुन दर्जा चहारों की दवा है हमारे हिसाब से, ग़िज़ा तो है ही वो लेकिन दवा भी है वो इतना तेज होता है, इतना इरिटेशन करता है कि सफरा की पैदाइश ज्यादा हो जाती है, मरीज को थोड़ी थोड़ी देर में डकारें की जलन होती है और बहुत ज्यादा जलन हो जाती है। हालांकि हमारे हिंदुस्तान में देखा जाए तो हर इंसान एक तबीब है, हर इंसान अपने आप को डॉक्टर समझता है। जरा सी दिल की कोई बात हुई या ब्लड प्रेशर की कोई बात हुई, फौरन कहेगा साहब आपको 2 कली सुबह नहार मुंह लहसुन की खा लिया करो। ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत जलन हो रही है, बहुत दवाइयां खाता हूँ नहीं होती, लेकिन बाद में पता लगता है कि हम जब उससे मना करते हैं कि आप लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कम करिए तो फौरन वो मुंह फाड़ के कहता है हाँ डॉक्टर साहब मैं तो पिछले 1 महीने से 3-3 4-4 लहसुन की कली सुबह खा जाता हूँ, 3-4 शाम को खाता हूँ। तो उसको ये पता नहीं कि इस लहसुन के इस्तेमाल करने से सूए मिजाज हार पैदा हो रहा है, हरारत मैदे में पैदा हो रही है, इरिटेशन हो रहा है और उससे जख्म भी बन सकते हैं, उससे जलन हो रही है। आप उसको जैसे ही विड्रॉ करेंगे फौरन उसकी कंप्लेंट ठीक हो जाएंगी। तो ये मैंने छोटी सी मिसाल आपको यहाँ पर दी कि किस तरह से हम डायग्नोसिस की तरफ जा रहे हैं। डायग्नोसिस हमेशा हम उल्टी साइड से करेंगे कि अफाल अगर कोई उसकी कोई कंप्लेंट हुई, अफाल में कोई ना कोई बिगाड़ पैदा होगा, जिस अज़ू में बिगाड़ पैदा हुआ उस अज़ू पर अब आप गौर करिए कि इस अज़ू का फंक्शन बढ़ गया, मतलब हरारत ज्यादा हो गई है या बरूदत बढ़ गई है, हार है या बारिद में गया, रतूबत में गया कि यबूसत में गया। जब इन चारों चीजों पर हम गौर करेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन सी खिल्त से जुड़ा हुआ है, कौन से अरकान इसके अंदर जुड़े हुए हैं। इन तमाम चीजों को हम डिस्कशन अभी आगे जाके करेंगे जब हम अमराज की टॉपिक पे आएंगे। तो यहाँ पर उम्मीद है कि इस पूरी स्लाइड का खुलासा आपके सामने आ गया होगा। इसका एक नक्शा हमारे जहन में होना चाहिए कि किस तरह से अरकान है, जो भी चीज ग़िज़ा हम खा रहे हैं, ग़िज़ा खाने वाली ग़िज़ा से जो चीज बनती है वो अफलात होती है, उसकी जो कैफियत होती है उससे उस जगह का उसका मिजाज क्या है, मिजाज से किस तरह से हरारत पैदा हो सकती है। गर्म चीजें खाएंगे तो हरारत ज्यादा होगी, ठंडी चीजें खाएंगे तो
जो दूसरी बुरूदत होती है वो ज्यादा हो जाएंगी। बुरूदत ज्यादा होगी तो कुआ कमजोर हो जाएंगे, कुआ कमजोर होंगे तो आज़ा भी ज़ईफ होगा, वुज़ू अगर ज़ईफ हो जाएंगे तो अफ़आल उससे निकलना कम हो जाएंगे। तो एक तमाम जितने भी वो है हमारे उमूर तबैया के जो अरकान हैं, अगर इनमें से जैसे उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि इन अरकान में से अगर कोई भी एक हटा दिया जाए तो बदन इंसानी नामुकम्मल रह जाता है। आप इसके बगैर उस इंसान को मुकम्मल कह ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर आगे ना अगर उसमें से अरवाह या रूह को निकाल दिया तो वो जिस्म ही नहीं है, वो काम ही नहीं करेगा। इसी तरह से अगर अखलाक को निकाल दिया तो भी वो जिंदा नहीं रह सकता, कुआ नहीं होंगी तो भी जिंदा नहीं रह सकता, आज़ा नहीं है तो भी जिंदा नहीं है, और अगर अफ़ाल ना हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसके जिंदा रहने का। तो ये तमाम चीजें इस स्लाइड से आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि अरकान जो हमने अभी बात करी है अरकान की, क्योंकि ये चीज समझना यहाँ जरूरी है। तो अरकान है आग, हवा, पानी, मिट्टी। अब इसके हम बहस में फिर वहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि इन चारों चीजों पर अतिबा का इत्तेफाक हो गया है, और हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसको पीछे छोड़ के क्यों ऐसा है, क्यों चार हैं। अब अगर हम इनके मिजाज की बात करें तो आग का मिजाज गर्म खुश्क है, हवा का मिजाज गर्म तर है, पानी का मिजाज सर्द तर, और मिट्टी का मिजाज सर्द खुश्क है। ये हर इंसान को पता है, लेकिन चूंकि अब हम इस लेक्चर सीरीज से ये चाह रहे हैं कि ये चीजें जहन नशी हो जाए, और जिस तरह से हम कोई भी चीज मैथमेटिक्स होती है, जैसे 2 2 4 होते हैं, 8 4 12, इस तरह से जो मैथमेटिक्स हमारे जहन में होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये चीजें हमारे जहन में रहे कि कौन गर्म खुश्क है, कौन सर्द तर है, कौन सर्द खुश्क है। इन अरकान से मिलने वाले जो अखलात बनते हैं, उसके सामने मैंने आपके आगे लिखा है, अखलात जब जिस्म के अंदर बनती हैं, जिस तरह की ग़िज़ाएं, जिस तरह की चीजें ज्यादा इस्तेमाल की जाएंगी, उसी तरह के अखलात जिस्म के अंदर बनते हैं। तो आग से मुराद यहाँ पर ये नहीं कि हम आग खा रहे हों, बिल्कुल जहन में का मतलब ये नहीं कि हम आग खा रहे हैं। आग से मुराद ये है कि उन चीजों के अंदर जो हरारत पाई जा रही है उसको हम आग कह रहे हैं, उसका मिजाज गर्म खुश्क होता है। तो उनसे जो चीजें भी बनेंगी, जैसे सफरा बना जिस्म के अंदर, अखलात अरबा का नजरिया आप मानते हैं, तो सफरा है, उसमें दम है, बलगम है और सौदा है। कोरिलेशन करने का मतलब ये है, आपको बताना मकसद ये है कि अगर जिस्म में कहीं पर भी सफरावी मर्ज पैदा हो रहा है, कहीं पर भी सफरा मौजूद है, तो उससे जो हरारत पैदा होती है, उससे जो अलामात पैदा होती हैं, वो उसकी हरारत की वजह से होती हैं, उसकी गर्मी की वजह से होती हैं। इसी तरह से अगर वो दम है, अंदर देखिए, एक चीज यहाँ पर जहन में ये रखनी है कि जितने भी जहां जहां तर नजर आ रहा है, जैसे गर्म तर या सर्द तर, जिन जिन जगहों पर तरी आपको नजर आ रही है, समझ जाइए कि वहां पर उफूनत ज्यादा पैदा होगी। कभी भी सफरा के अंदर बहुत ज्यादा उफूनत नहीं होती, और ना ही सौदा के अंदर अफूनत होती है। कहीं आप देखें कि आग में कहीं आपने कोई अफूनत पैदा होती भी देखी हो, ऐसा नहीं होगा। हमेशा अफूनत को खत्म कर देती है। किसी भी जगह अगर अफूनत हो रही है, कोई चीज है जो सड़ सकती हो, आप उसमें आग पहुंचाते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो और उसका सड़ना खत्म हो सकता है। इसी तरह से मिट्टी है या सर्द खुश्क कोई भी चीज है, तो उसके अंदर भी अफूनत नहीं होती है। लेकिन जहां जहां अफूनत होगी, वहां सबसे अहम चीज होती है तरी। उफूनत के लिए तरी की जरूरत होती है, और तरी दो जगहों पर ही पाई जाती है, या तो हवा में होगी या पानी में होगी। आपने अक्सर देखा होगा, या तो हवा के अंदर ताफुन होता है, जिस तरह से अभी कोविड के दौर में चला कि हवा में ताफुन हो गया था, एक दूसरे से हवा के अंदर ही मर्ज फैलता चला जा रहा है, वबान फैलता चला जा रहा है। और अतिब्बा ने भी उसको बारहा जिक्र किया होगा कि जो हवा से फैलने वाले अमराज हैं, मतलब अगर उसके अंदर तरी है, उसके अंदर अगर रतूबत मौजूद है, तो वहां पर उसका फैलना बहुत ज्यादा होगा। तो जब वहां पर तरी मौजूद होगी, तो तरी के साथ साथ वहां आप बिल्कुल हमेशा जहन में रखें, याद रखें, जिस जगह तरी मौजूद है वहां पर ताफुन पैदा हो सकता है। इसलिए जिस्म के अंदर दम के अंदर सबसे ज्यादा ताफुन होता है, और बलगम के अंदर सबसे ज्यादा ताफुन होता है, क्योंकि इन दोनों के अंदर तरी मौजूद है। लेकिन दम में और ज्यादा ताफुन होने का जरूरत मतलब ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर हरारत भी मौजूद है। किसी भी चीज को सड़ने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 उसके अंदर तरी हो, नंबर 2 वहां पर कोई हरारत मौजूद हो।
हरारत और रतूबत अगर वहां मौजूद होगी तो वो चीज बहुत जल्दी सड़ जाएगी। मिसाल के तौर पर कोई भी एक मछली लें आप, आपने उस मछली को अगर ऐसे ही छोड़ दिया बाहर रखे तो सूरज की गर्मी और हमारे एनवायरनमेंट की गर्मी और प्लस उसके अंदर मौजूद तरी, वो तरी और गर्मी दोनों मिलकर उसको बहुत तेजी से सड़ा देते हैं, गल जाती है बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी उसके अंदर ताफून हो जाता है, बैक्टीरिया डेवलप होते हैं और बहुत सारे जो फंगस हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं डिग्रेड करते हैं, उसको सड़ाते हैं। सड़ाने का काम बहुत तेजी से अमल में आता है। इसके बमुकाबिल अगर वो तर है लेकिन वहां अगर कुछ ठंडक है, जिस तरह से मौसम सर्द होता है, ठंडे मौसम के अंदर भले ही वहां रतूबत मौजूद हो लेकिन सर्दी की वजह से ताफुन थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन अगर हम इस तरी को ही हटा दें यहाँ से, तब आप गौर करेंगे कि वो चीज बिल्कुल नहीं सड़ती। जैसे आपने उसी मछली को आपने लेकर आए और उस मछली को आपने फ्रीजर में रख दिया, फ्रीजर में माइनस टेम्परेचर में चल रहा है, वो बहुत तेज सर्दी में पहुंचती है, तो सर्दी की वजह से उस मछली के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है और आप उसको एक एक महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीने तक भी आप उसको उस फ्रीजर में रख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह जहाँ हिल स्टेशन होते हैं वहां बर्फबारी होती है, अगर वहां कोई परिंदा भी मर जाए तो लंबे टाइम तक वो सड़ता नहीं है क्योंकि वहां खुश्की ज्यादा है। अब ये खुश्की दो तरह से हो सकती है, या तो वो गर्म और खुश्क हो या वो सर्द और खुश्क हो। पहले जमाने में आपने देखा होगा सर्दी के इतने बड़े जराए मौजूद नहीं थे कि जब गोश्त को रखा जाता था, उसको प्रिजर्व किया जाता था, उस टाइम टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, उस टाइम पर ये तमाम चीजें जो फ्रीजर वगैरह है ऐसा नहीं होता था। तब उस टाइम हम चीजों को इस्तेमाल करते थे, रखते थे, तब वहां पर हम गर्म खुश्क चीजों का इस्तेमाल करते थे। गर्म मसाले जाते हैं, नमकियात का इस्तेमाल करके उसको हम प्रिजर्व करते थे, उसको उबाल के सुखा मीटिंग चला है करते थे। तो इन तमाम चीजों को प्रिजर्व करने के लिए जो वाली चीज रहती है वो रोटी से हम कर लेते थे। किसी की आवाज आ रही है शायद जी। तो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सही है साहब? ठीक है। हेलो हेलो, बोलिए सर। आवाज आ रही है? जी जी, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को हम जहन में रख रहे हैं कि किस तरह से सफरा या गर्म खुश्क चीजें किस तरह से मतलब तरी को, ये चीज यहाँ पर आपको इसलिए भी समझना जरूरी है कि आगे हम जब भी इलाज की बात करेंगे तो इस स्लाइड पर आपको गौर रखना है, गौर करना है। कैसे करना है? देखिए, अगर यहाँ पर जिस्म के अंदर कहीं पर भी सफरावी मर्ज पैदा हो गया, सफरावी मर्ज का मतलब गर्म खुश्क मिजाज है उसका, गर्म खुश्क का मतलब वहां पर आप दूसरे अल्फाज में कहें कि आग लगी है। अब उस आग को बुझाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम वहां पर हवा तो फेंकेंगे नहीं कि साहब हवा से वो आग बुझ जाएगी, बल्कि हवा से वो भड़क सकती है। हम क्या करेंगे? वहां पर कहीं पर भी जब आग लग जाती है हम दो काम करते हैं, या तो उस पर पानी डालेंगे तो बुझ जाएगी, या हम उस पर मिट्टी डाल दें तो बुझ जाएगी। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को जहन में रखते हुए, इस फलसफे को जहन में रखते हुए कि जहाँ पर सफरावी अमराज मौजूद हो, आप वहां पर हवा का या हवा का इस्तेमाल न करके या तो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी से मुराद हमारी सर्द तर चीजों से है, मिट्टी से मुराद हमारी सर्द खुश्क चीजों से है। तो वो तमाम चीजें जो सर्द तर हो हम सफरा के इलाज के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से हम इलाज पे जिद का जो हमारा नजरिया है उस नजरिए पर अमल करते हुए तो हम सर्द तर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें वहां पर, अगर सफरा की वजह से है तो इस तरह ये स्लाइड इसीलिए भी जरूरी है समझना कि अगर अमराज सफरावी है, यतमी है, बलगमी है, सोदावी है, तो हमें किस तरह की अदविया का इस्तेमाल करना होगा वो भी हमें इसी स्लाइड से समझना है, ताकि हम एक एक पॉइंट को आगे और जरूरत पड़ी तो हम इस स्लाइड को आगे फिर और इलेबोरेट करेंगे कि आपको ये चीज और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर इस स्लाइड को देखकर समझ में आ गया कि अरकान ये 4 हैं, उसके मिजाज भी ये 4 हो गए। उसके बाद में इनसे बनने वाले जो अखलात जिस्म के अंदर मौजूद हैं वो ये 4 अखलात हो गई। इन चारों खिल्त का मिजाज भी वही है जो इन अरकान का है।
अब इन चीजों को जो हम इलाज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे इसी तरह से होगा। अगर मिजाज सफरावी है तो हम सर्द तर या सर्द खुश्क अदविया से इस्तेमाल करेंगे, और अगर दम का मर्ज है, क्योंकि दम के अंदर तरी ज्यादा होती है, हरारत होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि सर्द खुश्क अदविया इस्तेमाल किया जाए। तो जितने भी दमी अमराज होते हैं उनको हम सर्द खुश्क अदविया से इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं बमुकाबला सर्द तर दवाओं के। क्योंकि बदन के अंदर तरी पहले से मौजूद है या खून के अंदर पहले से ही तरी मौजूद होती है, रतूबत वहां मौजूद है। हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, जो भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है वो सबके सब एंटीबायोटिक्स मिजाज के तौर पर अगर हम अपना असेसमेंट करें, अपनी एक फिजिक उसके अंदर लगाएं, तो ज्यादातर चीजें जो है वो खुश्क होती हैं। आपने देखा होगा कोई भी चीज हम ऐसी एंटीबायोटिक खाते हैं तो बहुत ज्यादा खुश्की पैदा होती है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बदन में बहुत ज्यादा खुश्की हो जाती है, यूरिन का कलर भी बिल्कुल पीला हो जाता है और खारिश खुजली भी हो सकती है। तो इस तरह के जो खुश्की वाले असरात वहां पैदा होते हैं तो हमें उनसे भी अंदाजा ये है कि जितनी भी सर्द खुश्क अदविया जब हम इस्तेमाल करें तो उससे दमी अमराज कम हो जाते हैं। आपने इसका बारहा तजुर्बा भी किया होगा, और जब हम अमराज के ऊपर आएंगे तो आगे बात करेंगे। इसी तरह से बलगम है, बलगम का मिजाज सर्द तर है। इस सर्द तर को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हम उन दवाओं का इस्तेमाल करेंगे जो गर्म खुश्क होती हैं, उसका उल्टा। तो ये तो एक कंसेप्ट था जो आपको बताना मकसद था। इनका कोरिलेशन हमें जहन में रहना चाहिए कि आग और सफरा मतलब कौन सी चीज को आप किस तरह से कोरिलेट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चल रहे हैं। स्लाइड चेंज नहीं हो रही जी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कैफियत वाली, जो हम अभी बात कर रहे थे कैफियत कौन सी होती हैं, कौन कौन सी कैफियत हैं, इन कैफियत को हम किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से हम समझेंगे। तो कैफियत दो तरह की हो गई, कैफियत फाइला और कैफियत मुनफाइला। कैफियत फाइला वो कैफियत कहलाती हैं जो गर्म होती हैं या बारिद होती हैं। कैफियत फाइला मतलब जो एक्शन कर रही हो, जो असर कर रही हो। तो जो असर कर रही होती है उसको हम कैफियत फाइला कहते हैं, और जिसके ऊपर असर हो रहा कहते हैं, उसमें तरी और खुश्की या रतब या याबिस कहते हैं हम उसको। अब इसको समझने के लिए आप बिल्कुल सिंपल सा ऐसे जहन में रखें कि कोई भी चीज अगर रतूबत वाली है, मान लीजिए पानी है, उसका मिजाज रतब है, अगर अगर आप उस पानी में हरारत को बढ़ा दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा। तो इस तरह से जब उसके अंदर हरारत बढ़ती चली जाती है तो रतूबत कम होती चली जाती है। इसी तरह अगर उस रतूबत के अंदर आप बरूदत बढ़ाते चले जाएंगे, सर्दी बढ़ाते चले जाएंगे, तो वो जम जाएगी, खुश्क हो जाएगी, तो वो उसका मिजाज सर्द खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ बताने का मकसद ये कि हमारी तमाम दवाएं जितनी भी हैं वो बिलकैफियत काम करती हैं। जितनी भी दवाइयां हैं कैफियत से काम करती हैं, चाहे वो हरारत से काम कर रही हो या बरूदत से काम कर रही हो या रतूबत उनके अंदर ज्यादा है या यबूसत उनके अंदर मौजूद है। तो जितनी भी दवाइयां हैं उनको हम गर्म और सर्द में बांट लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम अपने होने वाले जितने भी अमराज हैं उनको भी हम इन्हीं कैफियत के एतबार से असेसमेंट करते हैं। कौन से मिजाज के अंदर सूए मिजाज हार हुआ, कौन से मिजाज के अंदर मिजाज बारिद हुआ। अगर हरारत वाला सूए मिजाज है तो किस तरह से हम उसको पहचानेंगे, उसकी डिटेल हम बाद में बात करेंगे। इसी तरह से अगर सर्द है तो किस तरह से हम उसको पहचानेंगे। हमें वैसे तो मालूम है, पढ़ी हुई है, लेकिन एक बार जहन नशी ये हो जाए कि कैफियत फाइला दो होती हैं, गर्म और सर्द। ये किन पर असर करती हैं, या तो तरी पर करेंगी या खुश्की पर करेंगी। तो इस तरह से मिजाज भी उन्हीं के अकॉर्डिंग बनता है। देखिए हमारे जितनी भी दवाइयां होती हैं तमाम दवाओं का मिजाज गर्म खुश्क होगा, गर्म तर होगा, सर्द खुश्क होगा या सर्द तर होगा। इस तरह से चार ही मिजाज बनते हैं। अगर ये हरारत है, हरारत के साथ में अगर रतूबत मौजूद है तो हार रतब हो गया। हरारत के साथ अगर यबूसत मौजूद है तो हार याबिस हो गया। बारिद बरूदत के साथ अगर रतब है तो बारिद या बारिद रतब हुआ। इसी तरह से बारिद के साथ यबूसत है तो बारिद याबिस हो गया। तो ये कैफियत जितनी भी दवाइयां हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं उन तमाम दवाओं के अंदर इन कैफियत का जिक्र होगा। और ये कैफियत समझने के लिए हमें जितनी भी आगे आने वाली दवाइयां हैं उसके लिए बहुत जरूरी है, ताकि दवाओं का जब हम सिलेक्शन करेंगे तो कौन सी गर्म है, कौन सी सर्द है, क्योंकि इलाज के अंदर हम इन्हीं से काम करते हैं।
देखिए एक छोटी सी मिसाल, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारी जो दवाइयां हैं वो कैफियत से काम करती हैं, अपनी हरारत, बरूदत, रतूबत, यबूसत से काम करती हैं। इनके साथ साथ अगर हमने ग़िज़ा का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया तो क्या होगा, जितनी भी जो कैफियत हमारी दवा की थी, अगर उसी के अकॉर्डिंग हमने ग़िज़ा का सिलेक्शन नहीं किया तो आपकी जो दवा का एक्शन है वो खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एक हब्बे अज़राकी का इस्तेमाल कर रहा हूँ किसी भी नरवाइन टॉनिक के तौर पर, किसी भी मुकव्वी आसाब के तौर पर मैं एक हब्बे अज़राकी का इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, लेकिन आपने उस मरीज को जिसको आप ये दवाइयाँ दे रहे हैं उसको ठंडी चीज़ों से या ठंडे तदाबीर से न रोका तो आपकी ये टैबलेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा असरदार साबित नहीं होगी, क्योंकि जितनी चीज़ें वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, वो खाने में जो इस्तेमाल की जा रही चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें इससे कहीं ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर रहा है। आपकी टैबलेट छोटी सी थी हब्बे अज़रा की, और उसने जो ग़िज़ा खाई, मान लीजिए वो आधा किलो बिरयानी खा गया, 1 किलो चावल खा गया, तो इतनी ज्यादा मिकदार में अगर आइसक्रीम, ठंडी चीजें कोई भी ज्यादा मिकदार में खा गया तो आपकी उस छोटी सी गोली की हरारत उस बरूदत का मुकाबला नहीं कर सकती, और नतीजा ये होगा कि आपकी उस गोली का एक्शन नहीं होगा। मरीज बताएगा कि डॉक्टर साहब कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए मरीज के मिजाज के हिसाब से, मर्ज के मिजाज के हिसाब से, मौसम के मिजाज के एतबार से हमें दवा का और उसकी ग़िज़ा का, दोनों चीज़ों का सिलेक्शन करना है। कई बार तो ऐसा होता है कि दवा से ज़्यादा आपकी ग़िज़ा काम कर जाती है। जब हम इलाज बिल ग़िज़ा पे आएंगे तो वहाँ पूरी तरह से इसका डिस्कशन करेंगे। कहीं पर तो हम ग़िज़ा को कम कर, कलील ग़िज़ा कहते हैं, कहीं हम ग़िज़ा को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, कहीं ग़िज़ा की कैफियत में चेंज करते हैं, कहीं ग़िज़ा की कमियत में चेंज करते हैं। तो ये ग़िज़ा का जो खेल है वो भी बड़ा अहम है। इलाज के तौर पर चीज़ों को भी हम वहाँ पर तफसील से जिक्र करेंगे। तो ये कैफियत हैं, इनको जहन में रखना ज़रूरी है। अब देखिए एक और अहम चीज़ जो बिल्कुल बेसिक वाली है, क्योंकि टॉपिक ही आज का बेसिक है। जिस्म के अंदर एक रतूबत होती है और एक हरारत होती है। इसको हम बोलते हैं रतूबत गरीजिया और एक होती है हरारत गरीजिया। इन दोनों का बहुत अहम रोल है। हर पॉइंट पर, हर जगह आपको इससे साबता पड़ेगा और इसको समझना भी यहाँ पर जरूरी है। जिस तरह से जिस्म नशोनुमा होती है, जिस्म बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है, तो जिस्म में हरारत पैदा होती है, और ये हरारत होती है रतूबत की वजह से। जिस्म में जो रतूबत गरीजिया है, ये वो रतूबत है जो कुदरती तौर से इंसान को माँ के पेट से मिलती है, और उसके बाद में उसमें जो हरारत पैदा होती है, ये एक हरारत है जो पैदाइशी तौर से जिस्म के हर सेल के अंदर मौजूद होती है। हम अगर आप उसको मॉडर्न के उससे देखकर चलें तो वो रतूबत जो सेल के अंदर पाई जाती है वो भी खास तौर से जो न्यूक्लियस में पाई जाएगी, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह से बाहर वाली रतूबत को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली या सेल के अंदर पाई जाने वाली जो रतूबत है, उसको तिब्बे यूनानी में रतूबत उस्तुक़ुस्सिया का नाम दिया गया, या उसी को हम रतूबत गरीजिया कहते हैं। ये यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि अब जितने भी उम्र के जितने भी हम दर्जात को चेक करेंगे, देखेंगे, वो इन्हीं रतूबत और हरारत के ऊपर डिपेंड करता है। जिस्म के अंदर रतूबत गरीजिया और हरारत गरीजिया, ये दोनों वो रतूबत हैं जो नॉर्मल हैं और एतदाल पर रहेंगी, तो ये जिस्म के लिए जरूरी है। इसके बरक्स सामने वाली साइड में आपको दिख रहा होगा रतूबत गरीबा और हरारत गरीबा। ये रतूबत गरीबा वो रतूबत हैं जो गैर तबई तौर से सेल के अंदर या जिस्म के अंदर या हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हो जाती हैं, और इससे पैदा होने वाली जो हरारत होती है वो भी गैर तबई हरारत है, और उसको हम हरारत गरीबा का नाम देते हैं। तो एक तरफ आपने देखा नॉर्मल चीजें हैं जिसको हम रतूबत गरीजिया कहते हैं और हरारत गरीजिया कहते हैं। उसके बरक्स रतूबत गरीबा और हरारत गरीबा ये वो रतूबात हैं जो उम्र के बढ़ते उम्र के आखिरी वक्त में रतूबत गरीबा और हरारत गरीबा जिस्म में बढ़ती चली जाती है, और जो पैदाइशी तौर से मिलने वाली रतूबत गरीजिया है और हरारत गरीजिया है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। इससे इस बात को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से बच्चा पैदा हुआ और जैसे जैसे उसकी उम्र आगे बढ़ती चली जाती है, उसकी जो अपनी रतूबत है वो फना होती चली जाती है और कुछ गैर तबई रतूबत इकट्ठा होती चली जाती हैं। यही वजह है कि आज तक दुनिया में कोई भी इंसान
मतलब बुढ़ापे से नहीं बच सका, कि जब अगर वो पैदा हुआ है तो आहिस्ता 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 उनकी रतूबात और हरारत कम होती चली जाती है और इंसान बुढ़ापे की तरफ चलता चला जाता है। ये बात अलग है कि अगर वो असबाब सित्ता ज़रूरिया पर सख्ती से अमल करे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज वगैरह को ध्यान से हर चीज पर मेंटेन करके रखे, तो इसको हम कुछ वक्त के लिए टाल सकते हैं, कुछ वक्त लंबा अरसा गुजार सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग 50 साल की उम्र में ही बूढ़े नजर आने लगते हैं। आजकल तो जो बालों की सफेदी होना और जिस्म का कमजोर होना ये 40-45 साल की उम्र में भी नजर आने लगा है। तो ये रतूबात गरीजिया और हरारत गरीजिया की कमी है जो वक्त से पहले हो रही है, और आहिस्ता 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 रतूबात गरीबा और हरारत गरीबा की जिस्म के अंदर ज्यादती है, जो हमारे रोजमर्रा के जो काम है या जो असबाब जरूरिया पर पूरी तरह से अमल न करना है, ग़िज़ाएं हैं, इन तमाम चीजों का असर रतूबत गरीजिया और हरारत गरीजिया पर पड़ता है। तो ये दो चीजें आपको जहन में रखनी है। अब हम इसके उम्र के ऊपर आ जाते हैं कि जिस्म के अंदर जैसे जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके बाद में किस किस तरह से उसके अंदर क्या चीजें होंगी और उसकी उम्र कितनी होगी। देखिए, सबसे पहले सिन्ने नमू है। सिन्ने नमू में जब बच्चा पैदा हुआ तब से लेके जिस्म के अंदर जो हरारत गरीजिया है उसको उसके मतलब पूरी तरह से उसके के लिए रतूबत वहां मौजूद होती है। इन चीजों को आप इस मिसाल समझे, जैसे किताबों में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे आप कोई चिराग है, चिराग के अंदर आपने तेल डाला, अब आपने उसको ऊपर से लो को चला दिया तो ऊपर से हरारत निकल रही है और नीचे से रतूबत मौजूद है। तो जब तक नीचे तेल भरा होगा, तेल को आप समझें कि रतूबत है वो, और ऊपर जो हरारत जल रही है, गर्माई आ रही है, वो हरारत है। तो जब तक रतूबत मौजूद रहेगी तब तक हरारत मौजूद रहेगी, लेकिन जैसे जैसे रतूबत कम होती चली जाएगी तो हरारत भी कम होती चली जाती है। तो सिन्ने नमू के अंदर खास बात यह है कि रतूबत ज्यादा होती है और हरारत उसके एतबार से, हरारत के लिए जो रतूबत मौजूद होती है वो उसकी मिकदार से ज्यादा है। फिर से एक बार समझें उसको, रतूबत और हरारत का जो कंसेप्ट है कि जिस्म के अंदर जो हरारत गैसिया है उसकी हिफाजत के लिए रतूबत भरपूर मात्रा में मौजूद है, लंबे वक्त तक उसकी हिफाजत कर सकती है। तो उसमें रतूबत गरीजिया ज्यादा होती है। यही वजह है कि इसके अंदर रतूबत ज्यादा होने की वजह से जिस्म बहुत तेजी से बढ़ता भी है, फैलता है, डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वहां पर हरारत जितनी मौजूद होनी चाहिए उतनी है, और उसको हरारत को पैदा करने के लिए रतूबत पूरी तरह से मौजूद है। इसलिए इसको हम सिन्ने नमू कहते हैं। इसमें तमाम जिस्म का नशोनुमा होता है, इंसान बढ़ता चला जाता है। और इसकी उम्र जो अतिबान है, कुछ किताबों में 30 साल है, कुछ किताबों में 25 है, लेकिन ऑथेंटिक ज्यादातर किताबों में इसकी उम्र मान के चलते हैं हम 25 साल है। और वैसे भी जो डेवलपमेंट है वो तकरीबन 25 साल की एज तक मॉडर्न के हिसाब से भी तकरीबन पूरा हो जाता है। तो जितने भी नशोनुमा वाले जितना भी काम है वो इस उम्र में हो रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं सिन्ने नमू। ये इसके अंदर हरारत और रतूबत मौजूद होती है, लेकिन हरारत से ज्यादा जिस्म में रतूबत मौजूद होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर रतूबी अमराज ज्यादा पैदा होते हैं, ताफूनी अमराज ज्यादा पैदा होते हैं, या दूसरे अल्फाज में कहें इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, क्योंकि जिस्म में रतूबत की ज्यादती होती है। दूसरी तरफ अगर हम आगे चलें, इसका अगला जो स्टेप है जिसको हम सिन्न शबाब कहते हैं, इसके अंदर रतूबत गरीजिया और हरारत गरीजिया इनकी मिकदार तकरीबन बराबर होती है। या हम ये कहें कि हरारत गरीजिया की हिफाजत के लिए जो रतूबत जिसके अंदर मौजूद है वो दोनों तकरीबन बराबर होती है। ये उम्र होती है तकरीबन 26 से लेके 40 साल की उम्र तक। कुछ किताबों में इसकी उम्र 35 साल भी लिखी है, जैसे कुल्लियात नफीसी में 35 साल भी लिखी है, 35 से 40 ये उन्होंने रेंज दी है। तो ज्यादातर किताबों में 40 साल तक का जिक्र मिलता है। तो 26 से 40 मान लें हम, या 30 से 40 मान लें। तो ये उम्र का जो ये वाला दौर है, ये हरारत वाला दौर है, जिसके अंदर रतूबत और हरारत दोनों चीजें बराबर मिकदार में मौजूद होती हैं। उसके आगे अगर हम चलेंगे, जिसको हम कहते हैं सिन्ने कहूलत, इसके अंदर रतूबत गरीजिया हरारत गरीजिया के हिसाब से कम होती है। हरारत गरीजिया भी कम हो जाती है, रतूबत गरीजिया भी कम हो जाती है 40 साल के बाद में। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ जुड़ जाता है 40 साल के बाद में, कि जिस्म के अंदर रतूबत गरीबा शुरू जिस्म के अंदर मतलब बढ़ना शुरू हुई कि नहीं हुई।
अगर जिस्म के अंदर रतूबत गरीबा अभी नहीं मौजूद नहीं है तो ये उम्र 40 से 60 वाली होती है, इसको हम सिन्ने कहूलत कहते हैं। लेकिन इसके अगला स्टेज अगर हम देखें जिसको हम सिन्ने शैखूखत कहते हैं, इसमें रतूबत गरीजिया भी कम हो जाती है, हरारत गरीजिया भी कम होगी, लेकिन रतूबत गरीबा बढ़ जाएगी। अगर जिस्म के अंदर रतूबत गरीबा बढ़ जाए तो ये उम्र तकरीबन 60 साल से ज्यादा की होती है। और आपने देखा होगा इसका मिजाज अक्सर किताबों में सर्द तर लिखा होता है, हालांकि दिमाग ये कहता है कि जितना इंसान आगे की तरफ बढ़ रहा है वहां पर मिजाज सर्द खुश्क होना चाहिए। तो जो लोग पीजी की तैयारी करने वाले हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, वो भी इस चीज को समझ लें कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वहां रतूबत अगर बढ़ रही है तो वो रतूबत जिस्म की तबई रतूबत नहीं है, बल्कि जिस्म की रतूबत गरीबा है, जिसकी वजह से उसका मिजाज तरी की तरफ जा रहा है। 60 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं उनके अंदर रतूबत गरीबा का गलबा होने की वजह से वो मिजाज तरी की तरफ चला जाता है। तो ये थी कुछ उम्र जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रतूबत गरीजिया और हरारत गरीजिया का कंसेप्ट यूनानी के अंदर क्या है। जिस्म के अंदर कोई भी काम हो रहा हो, कोई भी सेल अगर काम कर रही है तो इस रतूबत और इस हरारत के गरीजिया की वजह से ही काम करती है। एक दूसरा अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि रतूबत गरीजिया जो सेल के अंदर की रतूबत है वो हमारी खिल्त में शामिल नहीं है, क्योंकि अखलात तो हम उसी को कहते हैं, अखलात उसी को कहेंगे हम जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जो सर्कुलेट करने वाला जो भी फ्लूइड है वो अखलात कहलाएगा। ये भी पॉइंट जहन में रखें कि जो भी अखलात जिसको हम अखलात कह रहे हैं, अखलात हम उसी को कहेंगे जो सर्कुलेशन में मौजूद फ्लूइड है वो अखलात है। उसके अलावा कहीं और जगह अगर कोई चीज इकट्ठा हुई है, जमा हुई है, मिसाल के तौर पर गॉल ब्लैडर में अगर बाइल इकट्ठा हो गया तो क्या हम उसको खिल्त कहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा हो गया तो क्या हम उसको खिल्त कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो ऐसी जगहें जहाँ पर जो चीजें स्टोर हैं या मौजूद हैं उनको हम अखलात नहीं कहते, बल्कि अखलात वही कहलाएंगी जो हमारे सर्कुलेशन में मौजूद हों। अब इस सर्कुलेशन में खाने से बनने वाले जितने भी अखलात जो लिवर से पैदा होकर सर्कुलेशन में आ रहे हैं वो भी शामिल हैं, और तमाम जिस्म के जितने भी सेक्रीशंस हैं वो भी शामिल हैं। वो तमाम सेक्रीशन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रीशंस होते हैं, वो ग्लैंड के सेक्रेशन जब हमारे सर्कुलेशन आ जाते हैं तब वो भी एक खिल्त का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह से जो हवा बाहर से आ रही है वो जब जिस्म के अंदर दाखिल होती है और जिस्म का हिस्सा बनती है, जिससे खून बनता है, वो खून का एक हिस्सा है हवा। तो वो हवा जो बाहर से आ रही थी अभी तक तो एक रुकन थी, एक बाहर से हवा थी, लेकिन जब वो जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है और खून का एक हिस्सा बन जाती है, जिससे हम कहें हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन आपस में मिलते हैं, वहाँ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी होती है। तो जिस तरह से हीमोग्लोबिन वहाँ मौजूद होता है, इसी तरह से वो उसका एक खिल्त का मतलब वो खिल्त का एक हिस्सा बन जाती है। तो ये चीजें थी यहाँ पर जरूरी जो आपको बताना जरूरी था। तो रतूबत गरीजिया और हरारत गरीजिया ये तबई रतूबत है। दूसरी गरीबा, हरारत गरीबा ये गैर तबई रतूबत है। गैर तबई रतूबत ये गैर तबई हरारत जिस्म के अंदर गैर तबई हालात में ही पैदा होती हैं। जैसे बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक फीवर पैदा हो गया, बहुत ज्यादा हरारत पैदा हो रही है, तो वो हरारत गरीबा कहलाएगी। हरारत गरीजिया वो है जो जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर है, जो जिस्म जिस पे नॉर्मली काम कर रहा है वो हरारत गरीजिया है। अगर उससे वो ज्यादा हरारत पैदा होती है या उससे ज्यादा रतूबात जिस्म के अंदर इकट्ठा हो जाए, मान लीजिए जिस्म एनएसआर का हो गया, तो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस पैदा हुई और वहां पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, या किसी को सिरोसिस ऑफ लिवर हुआ, बॉडी में लोअर लिम्ब में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ गई है, किडनी की कोई प्रॉब्लम थी, बॉडी के अंदर रतूबत इकट्ठा हो गई। तो ये जितनी भी तरह की रतूबात जिस्म के अंदर पैदा हो रही हैं या इकट्ठा हो रही हैं वो तमाम रतूबात गरीबा कहलाएंगी। उनका रतूबत गरीजिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीजें थी आपको अभी समझाना। ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। आपके तरफ से कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, क्योंकि अभी बहुत लंबा टॉपिक है ये, बाकी बचा हुआ आपकी तरफ से कोई सवाल हो इसके ताल्लुक से तो हम अभी उस सवालात ले सकते हैं अभी इसमें। और अगर किसी का कोई और सजेशन भी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम सजेशन के लिए भी। जी, now the session is open for discussion.
कोई सवाल हो आपकी तरफ से तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपना प्रोग्राम यहाँ पर अभी बंद कर देंगे, वाइंड अप कर देते हैं। दूसरा ये कि जो लोग इसको इस तरह से मतलब पढ़ना चाह रहे हों, ये जो लेक्चर हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कोई चीज़ और अच्छा अपना सुझाव देना चाहें कि हम इसको और मॉडिफाई करें या और अच्छा कुछ इसमें ऐड करें, तो यू आर आल्सो मोस्ट वेलकम। तो ऐसा लग रहा है कि सवालात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीज थी, सब लोगों की पढ़ी लिखी होगी, लेकिन चूंकि ये चीजें बताना यहाँ जरूरी था, क्योंकि अब आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें ये चीजें बहुत रिपीट होंगी, तो ताकि ये चीज जहन में रहे तो हम आसानी से आगे की तरफ चल सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में कि कोई बुक्स बता दें जो हम इसके साथ में पढ़ें। देखिए, बुक्स का वैसे तो आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में और अच्छे से समझना चाहते हैं तो कुल्लियात नफीसी एक बहुत अहम और अच्छी किताब है, जिसमें हम यूनानी का जो बेसिक है उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत अच्छी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और थोड़ा सा डिटेल में है वो, ताकि एक एक चीज एक एक पॉइंट वहां पर क्लियर होता चला जाए। तो कुल्लियात नफीसी आप इसके लिए ले सकते हैं। बाकी आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको किताबें और बहुत सारी किताबें हैं वो सब बताई जा सकती हैं। जी बहुत अच्छा, ठीक है। तो हम इस सेशन को आज का यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि वक्त की भी बहुत ज्यादा अहमियत है, आप लोगों के पास भी वक्त की कमी होती है, तो हम इस सेशन को आज यहीं खत्म करते हैं। जो लोग और आपके जान पहचान में ऐसे हों जो इसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को ज्वाइन करवाइए, बताइए कि जो वाकई में हिकमत को सीखना और समझना चाह रहे हो। हमें इस ग्रुप में बिल्कुल भी भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, भले ही हमारे पास 40 लोग अभी हैं, 40 ही हो या 40 या 50 हो, बिल्कुल बाकायदा तौर से हम उनको बहुत अच्छे से अगर ये तमाम चीजें उनको समझा दें, बता दें, तो वो पूरी तरह से उस पर अमल करने लगे और वो चीजें समझ में आ जाए, तो वो हमें ज्यादा अच्छा है बमुकाबला उसके कि हम यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ को बढ़ाकर और डिस्टर्बेंस पैदा करें। तो जो वाकई में यूनानी में लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनको हम वेलकम करेंगे। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी मतलब प्रैक्टिस के दौरान भी कोई ऐसी दिक्कत हो सकती है, पेशेंट्स आते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे हमने पिछली बार अभी उसका लेक्चर कराया था डायबिटीज का, उसमें बहुत सारे लोग अभी तक भी कंफ्यूजन चल रहा था कि डायबिटीज को हम कैसे ट्रीटमेंट करें, कैसे उसमें हम उसको डायग्नोसिस में कैसे करें। तो उसमें बहुत अच्छा यूनानी की, देखिए जितनी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, मेरा तो कहना ये है कि जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें खास तौर से हमारा ओबेसिटी हो गया, थायराइड डिस्फंक्शंस हैं, और ये पीसीओडी के केसेस आजकल बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, ये तमाम केसेस ऐसे हैं जो आप यूनानी से बहुत आसानी से बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ओबेसिटी वाले केसेस हैं, ये तमाम चीजें आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो हम उस पर एक एक करके आएंगे तमाम चीजों को डिस्कस करते हुए। चलिए, कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन किसी की तरफ से नहीं आया है, हम जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी काशिफ सर मैं साहब। ये कहना सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जनरल प्रैक्टिस में ज्यादातर जो हमारे पास केसेस होते हैं वो जीआईटी से रिलेटेड होते जी हैं, बिल्कुल। गैस्ट्रोइंटाइटिस वगैरह या कॉन्स्टिपेशन, कैसे अक्सर आते साहब कि रहता है कॉन्स्टिपेशन हम लोगों को। तो जी मैं चाहता बिल्कुल। था कि एक लेक्चर इसके ऊपर भी हो जो बिल्कुल बेसिक हमारा जो है, ना कि हाँ बिल्कुल स्पेशलिस्ट। इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल हम डायग्नोसिस के मतलब उस पे ये थोड़ा सा एक दो लेक्चर इसके जो बेसिक वाले हैं, एक लेक्चर तकरीबन और होगा जिसमें हम उमूर तबैया को पूरी तरह से कवर कर लें, अखलाक को पूरी तरह से कवर कर लें कि किस अखलाक कैसे बन रहे हैं और कहाँ जाके, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, एक या दो लेक्चर में ये होगा। उसके बाद हम सिस्टमिक तौर से, जैसे मैंने अभी आपको मैदे का बताया, हाइपर एसिडिटी हो रही है तो हम वहाँ पर क्या करें, कॉन्स्टिपेशन वाले केसेस बहुत आते हैं तो हम वहाँ पर क्या करें, किन किन चीजों से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है उसका हम कई बार जिक्र करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे डाइट से, जैसे मैंने अभी बताया, डाइट से हम बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। मैंने एक मरीज को ऐसे बताया कि एक डायबिटीज का पेशेंट था, उसको मैंने बताया कि आप अपना खाना चेंज कर दीजिए।
तो वो कहने लगे साहब उसका क्या मतलब। मैंने कहा आप अपनी गेहूं की रोटी बंद कर दीजिए। हालांकि वो दोनों टाइम अपनी जो एलोपैथिक की दवाइयाँ थी वो इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मैंने उसको कहा कि सिर्फ और सिर्फ आप गेहूं की रोटी बंद करके, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे उस रेगुलर खाने की वजह से भी हो रही है, जो चीज हम रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसको हमने सिर्फ ये बताया कि आप गेहूं की रोटी बंद करके उसकी जगह बाजरा, चना और जौ, इन 3 चीजों का आटा पिसवा लीजिए और आप अपना खाना जो आप नॉर्मल खा रहे हैं आप अपने परहेज के हिसाब से, क्योंकि शुगर वाला वैसे ही अपने आप में बहुत एहतियात में रहता है कि मीठा नहीं खाएगा, ये चीजें नहीं खाएगा, वो चीजें नहीं खाएगा। मैंने कहा जो आप चीजें एहतियात करते हैं आप उनको रख के सिर्फ और सिर्फ गेहूं की रोटी, गेहूं बंद कर दीजिए। तो उससे ही उसको तकरीबन मान के चले कि अब 2 महीने के बाद जब वो आया, कहने लगा डॉक्टर साहब मेरी जो मैं 2-2 गोलियां खाता था अब मुझे सिर्फ एक ही गोली खानी पड़ रही है। तो हमने कहा हम वो भी छुड़वा देंगे अगर आप यूनानी की तरफ, यूनानी से दवाइयाँ स्टार्ट करें। तो अभी हमने उसको दवाइयाँ दी हैं कुछ अपनी तरफ से बना के, बिल्कुल वही दवाएं जो आम होती हैं। नाम सुना होगा इसका, क्या नाम है, गुठली, जामुन की गुठली, और एक चीज और, एक कोर्स कुश्ता मरजान। तो इस तरह की 1-2 चीजें हमने इस्तेमाल कराई हैं। उसमें नुस्खे में 2 चीजें और थी, जामुन की गुठली है, वो मैं देख के बता दूंगा। जब हम उसका लेक्चर बात करेंगे तो उस पर हम डिटेल बात कर सकते हैं। तो मैं बताने का मकसद ये है कि वहां पर हम जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हो डाइट को, जब हम सिर्फ गेहूं की रोटी को चेंज करके तकरीबन 50% उसकी जो शुगर लेवल है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो दवाइयों के साथ तो हम और भी अच्छे तरह से मैनेज कर सकते हैं। जी सर ये आप जो इंग्रेडिएंट्स बताया ना जो रोटी के लिए, आप एक बार उसका परसेंटेज कितने में मिक्स करना है बता दीजिए। वो इक्वल इक्वल तीनों चीजें इक्वल ले लें। कौन से जौ का आटा, चना, जौ, चना और बाजरा। देखिए एक कंसेप्ट यहाँ पर जहन में रखें आप, जो हमारी जो डायबिटीज है वो हर किसी मिजाज के इंसान को हो सकती है, चाहे वो बलगमी मिजाज का हो या सफरावी का हो। लेकिन अगर हम इसको बेसिकली उसकी माहियत पे जाएं, उसकी हम पैथोलॉजी यूनानी के अकॉर्डिंग देखें तो उसके अंदर रतूबत ज्यादा होती है, कुछ बरूदत के साथ में रतूबत ज्यादा होती है, मतलब रतूबत की ज्यादती होती है। यही वजह होती है कि हम जब हम उसको एक्सरसाइज कराते हैं तो रतूबत कम हो जाती है। रतूबत कम होती है तो उसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल पे आ जाता है। या दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि अगर हम हरकत करवाएं तो गुर्दत कम हो जाती है, और गुर्दत कम होती है तो भी जिस्म के अंदर हरारत बढ़ेगी, और हरारत बढ़ने से ब्लड का शुगर लेवल नॉर्मल पे आता है। तो रतूबत इसका मेन कंसर्न है कि आपको रतूबत, तो देखिए बाजरा है खुश्क ग़िज़ा में इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि हमारा जो आटा है वो खुश्की में नहीं आता, वो तरी के अंदर आता है, इससे जिस्म के अंदर रतूबत बढ़ती है। तो आप ग़िज़ा ऐसी सिलेक्ट करें जो उस खुश्की को कम करने वाली हो। तो चना जो है वो खुश्क है, बाजरा भी खुश्क है, इसके अलावा आप जो उसका ज्वार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी खुश्क है। मतलब बताने का यहाँ ये है कि आप, हम तो ये बोल देते हैं जिसमें से 2 या 4 या 3 जितने आटे आपको मैसर हो जाए आप इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए। अगर आप 4 ले रहे हैं तो भी इक्वल ले लीजिए, 4 हिस्से कर लीजिए। उसमें चना, बाजरा, जौ, ज्वार और मक्का, ये 5 में से कोई भी आप चेंज कर लीजिए। उसमें आपस में आपको 2 मिले 2 ले लीजिए, 3 मिले 3 ले लीजिए, जो इजीली मिल जाए वो ले लीजिए। लेकिन उसको फिलहाल करना क्या होता है कि हमें उसका जो ग्लूटीन लेवल है, जो ग्लूटीन वो रेगुलर तौर से इस्तेमाल करता है, जिससे जिस्म के अंदर, अगर हम मॉडर्न की बात करें तो एंटीबॉडीज बन रही है। एंटीबॉडीज डेवलप होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, और इंसुलिन जिस्म में मौजूद भी है तो भी काम नहीं कर रहा। इसलिए उसकी उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें उसके डाइट को ब्रेक करना होगा, और हम कोशिश ये करेंगे कि जो डाइट वो रेगुलर पहले लंबे टाइम से लेता आ रहा है, आप उसकी उस डाइट को ब्रेक करिए। जैसे ही आपने उसका ग्लूटीन ब्रेक करेंगे, उसके मैदा वाले जितने भी आइटम हैं, देखिए यहाँ पे ये बात फिर से ध्यान में रखें कि सिर्फ गेहूं की रोटी का मामला ऐसा नहीं कि रोटी बंद करनी है, गेहूं और मैदा से बनने वाली तमाम आइटम वहां बंद रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने रोटी तो बंद कर दी उसकी, लेकिन वो समोसे खा रहा है, वो पिज्जा भी खा सकता है, वो कोई चाउमीन खा रहा है, या कोई भी मैदा से बना हुआ जो कि वो भी प्रोडक्ट गेहूं का ही है,
वो भी इस्तेमाल में नहीं आना चाहिए। तो मतलब वो ग्लूटीन वाला कोई भी प्रोडक्ट जिस्म में ना जाए जो गेहूं से बना हुआ हो, तो इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आ जाते हैं। ये भी एक छोटी सी मिसाल थी, इंशाल्लाह इस पे लंबा डिस्कशन हम जब उस पे टॉपिक पे आएंगे तो कर सकते हैं। किसी और कोई और क्वेश्चन हो तो, नहीं तो हम सेशन को क्लोज कर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।